जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं 38 बीपीएससी से लेकर के 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जीएस वाले प्रश्नों को। ठीक है, बीपीएससी द्वारा अब तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किए गए हैं सभी के प्रश्न इसमें आपको वन लाइनर में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें चैप्टर वाइज संकलन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। फर्स्ट चैप्टर है पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। करेंट अफेयर्स को भी आज हम लोग रिवीजन किए हैं बिहार स्पेशल में एडिटोरियल करेंट अफेयर्स की बुक से, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता फर्स्ट चैप्टर है। चलिए देखते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत कि इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। फ्रेंड्स, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ है, तो देखिए लाल रंग का उपयोग हुआ है। इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो ये है लोथल। ठीक है, लोथल जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था। लोथल एक पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो पक्की ईंट से बनी इमारत कला और वास्तुकला। इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ये है बनावली और कालीबंगा। फ्रेंड्स, यहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हाथी बैल घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। राइट आंसर है बी ए स्मिथ नहीं थे। सही सुमेलन की बात करें तो इसमें सुमेलित करने के लिए पूछा गया था, तो देखिए उतनूर कहाँ पर है, तो ये है तेलंगाना में। चिरांद बिहार में, गुफक्राल ये कश्मीर में है, पायमपल्ली तमिलनाडु में है, भीमबेटका स्थल रायसेन मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था, तो 900 वर्ष। ठीक है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था, तो ये मगध कहा जाता था। अब देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है, तो ये है सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को समर्पित है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये है परुष्णी नदी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। राइट आंसर है ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, धर्मशास्त्र के समय हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ है, लगभग 3000 साल पहले हुआ है। सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पर दिया, तो ये है सारनाथ। ठीक है, गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ, ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई कनिष्क के समय कुंडल वन में। ठीक है,
तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो फ्रेंड्स ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में आप सभी को पता है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, तो ये है बौद्ध धर्म की। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, तो ये है राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये है कनिष्क के समय। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्धता बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। तो देखिए, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, तो ये कथन असत्य था। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बोधिसत्व पद पाणी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। ठीक है, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो ये है आत्म दमन की बातें समान नहीं है। अब देखते हैं जैन धर्म में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान स्थित है पावापुरी में। ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई थी, तो आप सभी को पता है पावापुरी में हुई थी। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था, तो ये है जम्बिक ग्राम। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो आजीवकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? तो ये था गुप्तों का दिन अत्यधिक था। अब देखते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो देखिए, अजातशत्रु के द्वारा बसाया गया था। यहाँ पे अजातशत्रु नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र नगर की राजधानी के रूप में चयनित उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और बसाने की बात होगी तो ध्यान रखिएगा अजातशत्रु, और राजधानी के रूप में चयन की बात होगी तो उदयन के द्वारा सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। ठीक है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिव्रज, जो कि राजगीर में। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगीर में। सही सुमेलन है मल के कुशीनगर। राजधानी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अंग का चंपा, कंधार का तक्षशिला और वत्स का कौशाम्बी। ठीक है, प्रघोत राजा थे, तो ये अवंती के राजा थे। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये था मौर्य।
मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। ठीक है। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये था घनानंद। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है विशाखदत्त। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह है आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय पर आधारित है। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए राजनीतिक संबंधी ये पुस्तक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी से बना था। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये थे चंद्रगुप्त। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राइट आंसर है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। यह महाजन पद अब भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये है गांधार। ठीक है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया था रोमिला थापर के द्वारा। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। तो देखिए बिंबिसार 15 वर्षीय आयु में सिंहासन पर बैठा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये खरोष्टी लिपि है। ठीक है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी तीसरी थी। ठीक है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह है भाब्रू स्तंभ। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो यह है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में। अशोक के धर्म का मूल्य संदेश है शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज दूत था, सेल्यूकस का दूत था। ठीक है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है, तो ये है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला है। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। ठीक है। मौर्योत्तर काल देखते हैं। देखिए किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये है जूनागढ़ अभिलेख। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर, विम कटफिशेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो जब भी व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन की बात होगी तो ध्यान रखिएगा भीम कटफिशेस के द्वारा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये कर्ण वंश ने किया था। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा के साथ, हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। दशरथ, वृद्धरथ, खारवेल और हुविक्स राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, खारवेल का झुकाव था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से। ठीक है, जिसे चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। टेसियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रेबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन लिखी गई है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए इसके बारे में देखते हैं। पेरिप्लस मारिस एरिथ्राई या बयायस अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखी गई। इसे विलफ्रेड एस स्टाफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने
गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो ये समुद्रगुप्त के पास भेजा था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो ये था स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कानके। ठीक है, इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि में से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। सौमिल, शूद्रक, सौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो ये कोई नहीं है। ठीक है, गुप्त काल की बात हो रही है, तो ये सभी गुप्त काल से संबंधित नहीं है। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। तो देखिए आर्यभट्ट के द्वारा ये बताया गया था। ठीक है, पहली बार। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल का। ठीक है, पतन की बात होगी नगर का, तो गुप्त काल ध्यान रखिएगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये थे गुप्त वंश। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख राइट आंसर है। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई थी, राइट आंसर है। सातवाहनों के द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन था। ठीक है, ब्राबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी विजित की गई थी खारवेलों के द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, राइट आंसर है। उपज का छठा भाग था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थे? तो 1/6 भाग। किस प्रकार की भूमि को अपरथ कहा जाता था? राइट आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ह्वेनसांग आया था। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वैशेषिक दर्शन के द्वारा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। वर्धन राजवंश की राजधानी पुष्यभूति ने किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने। हर्षचरित्र नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अधोलिखित कथन असत्य है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय में भारत का दौरा किया था। ठीक है, ह्वेनसांग एक चीनी और बौद्ध भिक्षु था। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान यात्रा किया था, तो ये दोनों ही असत्य कथन है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान थे। ठीक है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त कला के हैं। दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग देखते हैं। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये चोल था। ठीक है, इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ है। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो देखिए, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो चेरो के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार कहलाते हैं गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बेश्वरार मंदिर। ठीक है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। सही सुमेलन देखते हैं, राष्ट्रकूट, मलखेड़, पांड्य, मदुरई, चोल, तंजावुर, होयसल, हलेवीड। ठीक है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त
कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये कालिदास ने। कलहण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी काम कामदंग के द्वारा। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है कार्तिकेय की। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भारवी के द्वारा लिखा गया था। स्वप्न दत्ता के लेखक हैं भास। ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक आप सभी को पता है कौटिल्य के द्वारा। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। तो संगम साहित्य मौन है। सही सुमेलन है चरक चिकित्सा से संबंधित, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित, ब्राह्मीर ज्योतिष से संबंधित, विशाखदत्त नाटककार से है। ठीक है। पूर्व व मध्यकाल देख लेते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो ये बालपुत्र देव था। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवर दाई। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में अवस्थित है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। उस पाल शासक का नाम बताया जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किए थे? तो धर्मपाल ने। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबदीन। ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है नान्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास को देखने वाले हैं। ठीक है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी के द्वारा पूछा गया। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।